हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। मैं राणा क्लासेस से पॉलिटिकल साइंस बाय रोहन राणा। जैसा कि हमने पहले वीडियो में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था संविधान क्यों और कैसे, इसी तरीके से आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं? मेन कारण ये है, अगर देखा जाए तो जरूरी तो नहीं है कि मौलिक अधिकार होने आवश्यक है, लेकिन मौलिक अधिकार होने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार मानव जीवन में किस तरीके से महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारतीय जनता को या किसी भी देश का संविधान है उसमें वहां की जनता के लिए, वहां के जो जनता है, वहां की जो विभिन्न जातियों के लोग पाए जाते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग पाए जाते हैं, उनके लिए वो अधिकार बताते हैं कि आपके पास ये अधिकार है और इन अधिकारों के द्वारा आप अपना विकास कर सकते हैं, या फिर इन अधिकारों के बिहाफ पर आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में हमारे जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वो 6 है, लेकिन पहले 7 थी। तो हमारा एक 7 जो अधिकार था वो हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार। तो हम 6 अधिकारों के बारे में बात करेंगे कि हमारे कुछ मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को आप फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। तो मौलिक अधिकार है क्या चीज? सबसे मेन कारण यह है कि जो व्यक्ति का विकास होता है, वो व्यक्ति का विकास बहुत सारी चीजों से जुड़ा होता है, लेकिन एक विकास का एक छोटा सा मुख है बहिर्मुखी या व्यक्तित्व विकास। ठीक है, अगर इन दोनों की बात करते हैं, बात दोनों शब्द एक ही है, कार्य एक ही करते हैं, बस शब्द अलग अलग कर दिए गए, बहिर्मुखी और व्यक्तित्व विकास। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, तो पहले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि जो व्यक्ति का विकास होता है वो 4 चीजों पर आधारित होता है: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। अब इन चारों में अगर व्यक्ति का विकास हो जाता है तो व्यक्ति अपना विकास तेज गति से कर सकता है। तो इन चीजों में विकास किस तरीके से किया जाएगा, वो सारी चीज हमारे मौलिक अधिकारों में दी गई है, चाहे वो आपकी समानता से हो, चाहे आपकी स्वतंत्रता से हो, चाहे वो आपका शोषण का विरुद्ध अधिकार हो, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो सांस्कृतिक अधिकार हो। तो ये सारी चीजों के बारे में हमारे यहाँ पर सेकंड चैप्टर में बताया गया है। तो हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। राइट, मौलिक अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए। मौलिक अधिकार है क्या चीज? मौलिक अधिकार से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, सीधे सिंपल डेफिनेशन ये होती है। ठीक है, अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो पहले हम अधिकार की बात करते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में आपका क्या आ गया? इक्वेलिटी आ गई है, राइट्स ऑफ इक्वेलिटी। तो समानता का अधिकार जो आता है, हमारा जो अनुच्छेद है वो 14 से 18 के बीच में आता है। राइट, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि जब हमारा भारतीय संविधान बना था तो उस समय जो हमारे अनुच्छेद थे वो 395 थे। ठीक है, तो हमारा जो समानता का अधिकार है वो 14 से 18 तक आता है। अब समानता का अधिकार है क्या चीज? मैं आपको सिंपल डेफिनेशन रिप्रेजेंट करता हूँ, सिंपल डेफिनेशन परिभाषा बताता हूँ जो आपके सभी मौलिक अधिकारों में वो सेट हो सकती है। ठीक है, जैसे कि समानता के अधिकार से हम क्या अभिप्राय है? अब ऐसा नहीं है कि समानता के अधिकार से क्या अभिप्राय, ये सीधा सिंपल पूछ ले आपसे, हो सकता है समानता के अधिकार से क्या अभिप्राय है, समानता के अधिकार से क्या तात्पर्य है, समानता का अर्थ बताइए। तो क्वेश्चन एक है, बस शब्द ऊपर नीचे कर दिए गए हैं। इसी तरीके से अगर हम समानता के अधिकार की बात करते हैं तो किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है। समानता के अधिकार प्राप्त करने का मतलब है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, ऊंची जाति, नीची जाति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, आपका पुरुष हो या स्त्री हो, चाहे वो किसी भी जन्म स्थान पर, मतलब कि किसी भी स्थान पर जन्म लिया हो, उनमें बिना भेदभाव के सभी को समानता का अधिकार है। और समानता के अधिकार का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा जो चलाई गई योजनाएं हैं वो सभी के लिए समान है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, या फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, और किसी भी जगह पर वो पैदा हुआ हो, उसका जन्म स्थान हुआ हो। राइट, इसके बाद आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ फ्रीडम।
जो हमारा कौन से अनुच्छेद में आता है, 19 से लेकर 20 तक के अनुच्छेद में आता है। अगर हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं, राइट ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं, तो राइट ऑफ फ्रीडम में ये बताया गया है कि स्वतंत्रता, इसमें भी हम सेम डेफिनेशन रखेंगे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी स्थान पर जन्म लिया हो, उसके साथ बिना भेदभाव किए उसे स्वतंत्रता का अधिकार है। अब स्वतंत्रता का अधिकार आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है कि आप किसी भी जगह पर आने जाने की स्वतंत्रता है, किसी भी काम को चुनने की स्वतंत्रता है, कोई भी काम खोलने की स्वतंत्रता है, और किसी भी जगह जाकर बसने की स्वतंत्रता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो और लिंग का हो। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर हम शोषण के विरुद्ध के अधिकार की बात करते हैं तो ये हमारा कौन से अनुच्छेद में आता है? 24 से लेकर ये मैंने गलत रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है, 23 से 24, 23 से लेकर 24 में आता है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार का मतलब है चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, कहीं भी जन्म स्थान दिया हो, उसको शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। अब शोषण के विरुद्ध के अधिकार का मतलब है, ऐसा नहीं है, शोषण का मतलब यहाँ पर ये रिप्रेजेंट नहीं है कि बलात्कार करना, रेप करना। शोषण कई तरीके के होते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बंधुआ मजदूरी की। कौन सी मजदूरी? बंधुआ। अब बंधुआ मजदूरी में क्या होता है? बंधुआ का मतलब होता है कि एक मजदूर एक जगह पर बंध के रह जाता है, ठीक है। अब वो बंध के किस तरीके से रह जाता है कि अगर आप देखिए कोई व्यक्ति है, जैसे कि कोई व्यक्ति है, मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ आपको, एक व्यक्ति है, उसने काम किया 8 घंटे, उसको सैलरी कितने की मिली? 6 घंटे की पे आउट हुआ, तो उसकी कितनी सैलरी रह गई? 2 घंटे की पे आउट रह गई है। तो वो व्यक्ति क्या चाहता है कि मुझे 2 घंटे की भी पेमेंट मिल जाए, लेकिन मालिक क्या करता है कि उस पेमेंट को देने में आगे समय लगाता है या फिर उसको सही ढंग से टाइम नहीं बताता, तो जिसके कारण वो व्यक्ति उन्हीं के यहाँ पर काम करने के लिए राजी हो जाता है, चाहे वो अब उस काम की कीमत कम दे चाहे वो ज्यादा दे। तो वो क्या हो गया? बंधुआ मजदूरी होती है कि आपने क्या करा, किसी भी मजदूर से 12 घंटे काम लिया, 8 घंटे काम लिया, 10 घंटे काम लिया, लेकिन आपने उस जितने घंटे उसने काम करा उतने घंटे को आपने उसको किसी भी प्रकार की पे आउट नहीं की है, तो ये क्या है? उसका शोषण हो रहा है। अब इसमें शोषण कैसे हो रहा है? क्योंकि आपने किसी मजदूर से 8 घंटे काम करवाया, लाइक दिस मैंने कहीं पर 8 घंटे पढ़ाया, ओके। अब मैंने 8 घंटे अपना टाइम दिया, उन्हें मेहनत दी, सारी चीजें मैंने दी उन्हें, लेकिन जो वहां के ओनर है, चाहे कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता, मैं किसी का नाम लेता हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अब वो व्यक्ति उस 8 घंटे का वर्क की पेमेंट ना कर 6 घंटे के पे आउट देता है, ठीक है, तो मेरा कितने का नुकसान हुआ? 2 घंटे का। अब 2 घंटे का नुकसान हुआ तो मेरे 2 घंटे का क्या हो गया? यहाँ पर शोषण हो गया, क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 घंटे की पे आउट नहीं मिली है। अब मुझे वो 2 घंटे की पे आउट लेनी है, तो मुझे वहां पर काम करना होगा, क्योंकि मेरे 2 घंटे की पे आउट रुकी हुई है। क्योंकि कोई भी मजदूर, कोई भी व्यक्ति अपनी पेमेंट नहीं छोड़ता है, क्योंकि उन्होंने वहां पर अपना टाइम दिया और मेहनत दी है, राइट। इसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है हमारा 25 से लेकर 28 अनुच्छेद में आता है। अब 25 से लेकर 28 अनुच्छेद में ये हमारे मौलिक अधिकार आते हैं, तो इसमें क्या है कि चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हमें किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू धर्म है तो आप हिंदू धर्म के ही त्योहार बना सकते हैं, आप मुस्लिम धर्म के भी त्योहार बना सकते हैं, सिख के भी बना सकते हैं, ईसाई के भी बना सकते हैं। ऐसा किसी भी किताब में, कुरान, बाइबल, रामायण, महाभारत या किसी भी चीज में आपकी ये चीजें नहीं लिखी है कि आप हिंदू धर्म से संबंधित हैं तो आप हिंदू त्योहार बनाएंगे, आप मुस्लिम से संबंधित है तो आप मुस्लिम त्योहार बनाएंगे, आप सिख से संबंधित है तो आप सिख बनाएंगे, और आप अगर ईसाई से संबंधित है तो आप ईसाई धर्म से ही बनाएंगे। ऐसा कहीं भी कंपलसरी नहीं लिखा गया है, राइट। तो आप किसी भी धर्म को चुन सकते हैं, किसी भी धर्म के त्योहारों को बना सकते हैं। इसका बाद आता है आपका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ये आपका आता है 29 से 30 के बीच में अनुच्छेद में।
संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो आप किसी भी क्षेत्र की संस्कृति को अपना सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप किसी भी एक देश की संस्कृति को अपना सकते हैं। आप किसी भी संस्कृति को अपना सकते हैं, किसी भी संस्कृति की तरह रह सकते हैं। और शिक्षा का अधिकार, सबसे महत्वपूर्ण आता है शिक्षा का अधिकार कि आप किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, लिंग के हो, आपको शिक्षा का अधिकार है। और हमारी सरकार ने ये भी निर्धारित कर दिया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, ऊंची जाति हो नीची जाति हो, 14 वर्ष की आयु तक आपको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये हमारे क्या हो गए, मौलिक अधिकार हो गए। ऐसा इसलिए कहा गया शिक्षा के लिए क्योंकि पहले कुछ साल पहले की बात करते हैं, बहुत साल पहले की बात करते हैं, तो पहले क्या होता था, जो निचली जाति के लोग रहते थे उनको पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था। तो ऊंची जाति के लोगों की सोच ये थी कि शायद हो सकता है कि ये हमारी बराबरी करने लग जाए और हमारा विरोध करने लग जाए, जिसके चलते भारतीय संविधान में यह अधिकार रखा गया कि हर व्यक्ति को अपने अधिकारों पर चलने का हक है, हर व्यक्ति को अपने अधिकार होने चाहिए और हर व्यक्ति को अपने विकास करने का मौका मिलना चाहिए। लास्ट आता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद हमारा 32 में आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब है कि अगर किसी भी व्यक्ति के या किसी भी महिला के इनमें से इन 5 अधिकारों में से समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, अगर इन अधिकारों में से किसी भी अधिकार का हनन होता है, हनन का मतलब होता है कि कोई भी सामने वाला व्यक्ति हमें इन अधिकारों से वंचित रखता है, दूर रखता है, मतलब कि कोई व्यक्ति हमारी समानता में रुकावट पैदा कर रहा है, कोई समान स्वतंत्रता में रुकावट पैदा कर रहा है, कोई हमारा शोषण कर रहा है, कोई हमारे धार्मिक स्वतंत्रता को ठेस पहुंचा रहा है, कोई हमें शिक्षा लेने से रोक रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब है जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है या फिर उस व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित या दूर रखा जाता है, तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाकर, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर अपने अधिकारों को दोबारा लागू करने के लिए अपील कर सकते हैं कि ये व्यक्ति हमारे अधिकारों में बाधा डाल रहा है और हमें ये अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहा है। राइट, तो आज हमने चैप्टर के मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से आपके कुछ रिट है, रिट जैसे आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, निवारक नजरबंदी, उत्प्रेक्षा रिट, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। राणा क्लासेस से पॉलिटिकल साइंस बाय रोहन राणा। अगर आपको किसी भी प्रकार के नोट्स प्रोवाइड चाहिए या फिर किसी भी कोई भी प्रॉब्लम आपको 11th 12th ग्रेजुएशन एमए में कोई भी प्रॉब्लम होती है पॉलिटिकल साइंस या अदर सब्जेक्ट में, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। राणा क्लासेस पॉलिटिकल साइंस बाय रोहन राणा। थैंक यू।